और इसके आधार से कैसे एक संस्था को हम रन कर सकते हैं और कैसे हम इसके अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जिसमें से हमने देख लिया था फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, impersonality, career orientation, division of labor, and formal rule and regulation and authority hierarchy। ये सारी चीजें हम देख चुके थे लगभग लगभग, और हम इस निर्णय पे पहुंचे थे कि वास्तव में यदि इन चीजों का प्रयोग किया जाता है या इस तरीके से हम इन प्रिंसिपल का अपने किसी संस्था में या मैनेजमेंट के दौरान इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं। कुछ चीजें इसमें माइनस पॉइंट है कि जिसमें हम व्यक्ति की जो मानवीय संकल्पनाएं हैं उन मानवीय संकल्पनाओं को तिलांजलि देकर मात्र केवल और केवल अपने ही सिद्धांतों को थोपेंगे तो वो संस्था ज्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर सकती है, ऐसा आप लोगों का भी कहना था। ठीक है, अब इसके बाद जो आज हमें देखना है वो पॉइंट्स हैं हमारे कि जो नेतृत्व होता है अथवा जो लीडरशिप होती है, ये लीडरशिप कैसे काम करती है और इसमें किस तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जो नेतृत्व शब्द है ये नेत्री संस्कृत के नेत्री शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, है ना? लोगों को नेतृत्व करना, अर्थात एक खुद आगे होकर आदमी को आगे ले जाने के लिए तैयार करना। वास्तव में यदि देखा जाए जो नेतृत्व होता है वह एक आंतरिक गुण है, जिसके कारण से व्यक्ति दूसरों को ले जाने के लिए तैयार होता है, दूसरों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है या दूसरों के साथ अपना जीवन बसर करने की कोशिश करता है ना? जिसमें बहुआयात समाज का ही लाभ होता है, ऐसा माना जाता है नेतृत्व के अंतर्गत। इस नेतृत्व में यदि हम देखें तो नेतृत्व अर्थात ले जाने वाला, ये तो हमारा क्लियर हो गया ना। तो जो लीड करता है, जो लोगों के लिए मार्ग देता है, जो लोगों को चलाने के लिए तत्पर होता है, स्वयं चले या नहीं चले पर लोगों को चलाता है, ऐसी वर्तमान की संकल्पना है। पर जो पुराने नेतृत्व होता था वह अपने हित का त्याग करके, फिर से कहता हूं, जो पुरानी संकल्पना थी अर्थात जहां से नेतृत्व का जन्म हुआ था वहां ये कहा जाता था कि व्यक्ति अपने हित का त्याग करके, आवाज आ रही ना सबको? यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, क्योंकि आज मैं बैठ के क्लास ले रहा हूं तो ऐसा नहीं हो आप लोगों को आवाज नहीं आ और मैं चलता जाऊं आगे आगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये था जो हमारा पुरानी संकल्पना थी ये थी कि नेतृत्व अपने हित का त्याग करके, मतलब वो व्यक्ति जो नेतृत्व करने के लिए आता था वो अपने विषय में ना सोचकर वो सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है ऊंचा ले जाने के लिए ही हमेशा प्रयत्नशील होता था और सोचता था। तो जहां व्यक्ति अपना हित नहीं सोचे, ना उसे पैसे की अपेक्षा है, ना लोग हमारा सम्मान करेंगे ये अपेक्षा है, वस्तुतः उसे अपेक्षा यह होती है कि कैसे समाज उन्नति करे, समाज उन्मुख हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इसके विषय में उनका चिंतन होता था। तो जो समाज संबंधी चिंतन होता था ये निम्न वर्ग का होता था, उसके बाद राज्य संबंधी चिंतन करते थे और उसके बाद राष्ट्र संबंधी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व किया जाता है। तो इसके कैटेगरीज माने जहां जहां तक लोगों की बुद्धि विकसित होती जाती थी, जहां जहां तक उनकी कार्य कुशलता विकसित होती जाती थी, नेतृत्व वहां वहां ऊपर तक जाता रहता था। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा संस्कृत के अंतर्गत जिसमें इसकी सूक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, और इसके पहले की भी 3 पाद हैं जिसको 1.5 लाइन कहना चाहिए। उसमें कहा जाता था अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते थे वे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ही सोचते थे, केवल अपना कल्याण नहीं। वो बोलते थे यदि विश्व का कल्याण होता है तो मेरा कल्याण तो सहज है, उसी के साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो जो नेतृत्व करने वाले होते थे ये अयम निजः परोवेति ये विचार नहीं करते थे, अर्थात यह मेरा है यह दूसरे का है। जैसे ही हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि ये मेरा है ये दूसरे का है, तो ये मेरा और तेरा मेरा तेरा जैसे ही विचार चालू होता है ना तो लोग फिर भेदभाव करने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है ना साहब मेरे वालों का ज्यादा विकास होना चाहिए, तुम्हारे वालों का तुम जानो।
समझ में आ रही बात? तो ये जहाँ आई एम निजः, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, तुम्हारा तुम संभालो, हमारा हम होगा, हमारा होगा तो अच्छे से घी दूध पिलाएंगे, और तुम्हारा होगा तो तुम समझना भाई, जैसे तुम्हारी गुंजाइश हो वैसे काम करना, है ना? ये हमारे घरों में होता है। इसका मतलब है हम अच्छे नेता नहीं बन सकते। होता है ना, जैसे मान लो हमारे घर में दो बच्चे हैं, एक बड़े भाई का लड़का है, एक हमारा लड़का है। तो यदि स्कूल से हम दोनों बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो अपने बच्चे का तो हम बैग उठा लेंगे, अपने बच्चे को तो हम गोद में उठा लेंगे, और बड़े भाई का बच्चा होगा तो आप अपने हिसाब से सोचना, ठीक है ना? तो ये व्यवहार जो करना है, ये कहते हैं ये निम्न बुद्धि का व्यवहार है, निम्न सोच का परिचायक है। लेकिन जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, ये ऐसा नहीं सोचते कि यह मेरा है तो इसके साथ मेरा ज्यादा सहानुभूति, ज्यादा सहयोग होना चाहिए, और जो दूसरे का है उसको छोड़ दो भाई मझधार में। तो नेतृत्व की ये संकल्पना नहीं है और नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अच्छा नेतृत्व है ना, वह नेतृत्व ऐसे होने चाहिए। देखो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो भी नेता थे, वो भी समाज को अग्रगामी ले जाने के लिए तैयार रहते थे। राजाओं के लिए वो इस तरीके की सलाह देते थे कि राजा कैसे विकसित हो, राजा अपने राज्य को कैसे विकसित करे, लोगों की हानि ना हो, लोगों पर आक्षेप ना आए और समाज उन्नतिगत हो। तो ये ऋषि मुनियों का कार्य था। जो हमारे यहाँ भगवान हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, इन्होंने भी समाज को लीड किया, समाज पे आई हुई विपत्तियों का संहार किया, उनको दूर किया। तो ये काम वहां से चालू हुआ, जहां से सर हमारे वॉइस ईश्वरी, क्लियर नहीं आ रही। वेरी गुड, जहां पर हमारी ईश्वरीय शक्ति हमें नेतृत्व करना सिखाती थी, ठीक है ना? जब ईश्वरीय शक्ति के पास नेतृत्व होता था, या ईश्वर हमें नेतृत्व के लिए तैयार करता था, या ईश्वर ही जब नेतृत्व करता था, लेकिन जहां पर लोगों ने अपने नैतिक स्वार्थ के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जब से नेतृत्व करना चालू किया है, तब से ये नेता शब्द अपने आप में गाली के रूप में प्रसिद्ध हो गया है ना? कहते हैं लोगों को बहुत सारी गालियां देना हो, आवश्यकता नहीं अपना मुंह खराब करिए आप, अकेला नेता कह दीजिए, उसमें सारी गालियां शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नेता मत कहने से वो सारी की सारी गालियां उसमें शामिल हो जाती हैं। तो अब वर्तमान में जो नेतृत्व है, ये इतना कहना चाहिए नेता सब अपने आप में इतना गिर चुका है, या इस तरह से गिरा हुआ है। इसके पीछे गिरने का जो कारण है, वह कारण था कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नेता बनने लगे। अभी आप वर्तमान में देखा होगा ना कि कई पार्टियों के लोग इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी से छोड़कर इस पार्टी में चले गए, और फिर से चुनाव हुए। लाखों रुपए लग गए ना, करोड़ों रुपए प्रचार में, रैलियों में, लोगों के स्वास्थ्य को दांव पे लगाकर भी लोगों ने प्रचार किया, है ना? तो ये जितना भी हुआ है ना, ये सारा का सारा ये राष्ट्र हित नहीं है, ये राज्य हित नहीं है, ये सामाजिक हित भी नहीं है, ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय तो हम बोल ही नहीं सकते। मतलब हमने समाज को दांव पे लगाकर अपने उद्देश्य पूर्ति, अपनी सत्ता को बचाया, ये नेतृत्व नहीं है। राज्य का हित आप सोच सकते हो कि साहब ये राज्य हित के लिए किया, तो जो समाज का हित नहीं कर सकता है, वो अपने पूरे राज्य का हित कैसे कर सकता है? और जो राज्य का हित करने में असक्षम है, जो राज्य के उन्नयन के लिए, राज्य के चिंतन के लिए, राज्य के स्वास्थ्य के लिए, राज्य की संप्रभुता के लिए जो विचार नहीं करता है, उस व्यक्ति से हम कैसे कह सकते हैं कि ये राष्ट्र के चिंतन के लिए तैयार कर रहा है, या राष्ट्रीय चिंतन इसका विकसित हो रहा है, ठीक है ना? तो नेतृत्व की इस संकल्पना में इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है कि जहां व्यक्ति अपने लौकिक स्वार्थ को त्याग कर समाज हित के लिए प्रयत्नशील होता है, वास्तव में तो वही नेतृत्व कहलाता है, ठीक है ना? अब इस नेतृत्व के विषय में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि जो नेतृत्व होगा ये कहाँ से पैदा होता है, कैसा नेतृत्व होता है, नेतृत्व कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके विषय में अब अपन चर्चा करते हैं। तो नेतृत्व का जो पहला सिद्धांत है, वह सिद्धांत है ग्रेट मैन का। और ग्रेट मैन ने कहा है कि जो नेतृत्व होता है, यह नेतृत्व जन्मजात होता है, अर्थात एक व्यक्ति में अपने ही जन्म से नेतृत्व, लीडरशिप के गुण होते हैं, है ना? और शायद
हमने जब अपनी भारतीय संस्कृति में इस चीज को देखते हैं तो ये चीज हमें भी दिखाई देती है कि आपको पता है कि चाणक्य और चाणक्य का जो शिष्य था उसका नाम बताओ क्या था? चाणक्य महाराज थे ना, और चाणक्य महाराज का शिष्य चंद्रगुप्त था मौर्य। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वेरी गुड, मौर्य सर। बहुत बढ़िया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, ये बचपन में माने चाणक्य ने ये सोचा था कि मुझे एक शिष्य की आवश्यकता है जो संपूर्ण भारत पर अखंड शासन कर सके, है ना। तो ये अपने दिमाग में, क्योंकि उस समय जो घनानंद थे, है ना, घणानंद ने इनका अपमान किया था और इन्होंने उससे कहा था घणानंद से कि भाई मैं तेरा पूरा का पूरा राज्य नेस्त नाबूद कर दूंगा बिना हथियार उठाए, एक शिक्षक होने के नाते, है ना, एक गुरु होने के नाते, क्योंकि तुमने एक गुरु का अपमान किया हुआ है। अब ये जा रहे थे रास्ते में, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, ये मौर्य न्याय कर रहे, छोटा सा बच्चा था और उसके सामने वो फ्रेंड थे ना, उनके मित्र, उन्होंने अपनी समस्या रखी कि देखो मित्र, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है तो क्या करना चाहिए। तो उसने वो जो ऊंचा स्थान था ना उस पर बैठकर न्याय वाली बात की कि इसने यदि ये जुर्म किया है या ये अपराध किया है तो अमुक अपराध के लिए किस तरीके से इसको सजा दे देनी चाहिए। इसको देखकर चाणक्य प्रभावित हुए, बोलते हैं इतने से बच्चे में इतनी अच्छी नेतृत्व करने की प्रतिभा कैसे आई। यद्यपि जो नेतृत्व किया जाता था पहले जमाने में वो क्षत्रिय नेतृत्व करते थे, क्षत्रिय राजा बनते थे, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे। उसके बाद भी इन्होंने कहा था इसको मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता बनाऊंगा और ये एक अखंड भारत होगा, जो कि आप ये समझो सिंधु से लेकर पूरा का पूरा भारत था, मैंने पूरा पाकिस्तान हमारे अंदर था। ये सारी चीजें वो पूरे के पूरे भारत की एक अखंड संकल्पना थी। तो वो नेतृत्व करने का गुण वहां छोटे से बच्चे में भी दिखाई देता है। मतलब जो ग्रेट मैन की संकल्पना है, ग्रेट मैन तो फॉरेनर हुए, है ना, तो इनका जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत था कि जो नेतृत्व है ये जन्म से ही होता है, जन्मजात होता है। व्यक्ति अपने जन्म से ही नेतृत्व करने की बातें लेकर आता है, या उसका जो व्यवहार होता है वो पूरे जन्म से ही पैदा होता है कि वो लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। अब इसके लिए यदि अपन साइकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना, तो इसमें कौन सा गुण होता होगा जो नेतृत्व करता होगा? साइकोलॉजी के हिसाब से इसमें कौन सा गुण आवश्यक है? पर्सनालिटी में बताओगे कोई? पर्सनालिटी के अंतर्गत कोई पर्सनालिटी होती है जो नेतृत्व करती होगी? जुंग के भेद याद है आपको? सर थिंकिंग और बिहेवियर। थिंकिंग और बिहेवियर, ये ठीक है, पर उसको अपन एक पर्सनालिटी में काउंट कर सकते हैं ना। थिंकिंग और बिहेवियर ठीक है, उसको एनालिसिस बाद में करेंगे। कोई पर्सनालिटी ऐसी है जो नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाती हो? याद करो, जुंग की पर्सनालिटी के भेद बताओगे कौन कौन से हैं? जुंग ने कौन कौन से भेद किए थे? जुंग, युंग, उदय, पांडे जी, बताओगे कौन कौन से भेद किए थे युंग ने? अरे कोई तो बताओ, ममता आप बताओ, पता है कि नहीं? तो फिर हम मैं बताओ। सर याद आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बता दो, बाकी का मैं बता दूंगा। है ना, इसका मतलब है सार रूप में कहें कि थोड़ा कोई चीज होती ही नहीं है। चलो देखो, युंग ने जो पर्सनालिटी के भेद किए थे वो पर्सनालिटी के भेद किए थे दो। पहले एक कहा था एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी और एक को कहा था इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी जिसे हम हिंदी में बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, और इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी जिसे हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, है ना। इसमें से जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति केवल अपने में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, पढ़ने लिखने में तेज होता है, और वह एकल अकेले रूम में रह के भी महीनों निकाल सकता है। ये है।
और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात सर नॉट ऑडिबल। अथवा बहिर्मुखी व्यक्ति है, याद आ गया आप सबको? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये पहले उन्होंने दो भेद किए थे, या तो पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होगी या पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट होती है। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और ये सिद्ध किया कि हर व्यक्ति ना एक्सक्यूज तो मी इंट्रोवर्ट एक्सट्रीम। हाँ जी, प्रियंका मोहिते सर, बोलिए। एक्सट्रोवर्ट के बारे में थोड़ा फिर से बता दीजिए, वो नेटवर्क नहीं था तो कुछ सुनाई नहीं आया सर। एक्सट्रोवर्ट के बारे में बता दीजिए। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी होती है, या एक्सट्रोवर्ट हम उस पर्सनालिटी को कहते हैं जो अकेला नहीं रह सकता है, जो लिखने में थोड़े से पीछे रहते हैं, जो चार लोगों में बैठते हैं, चार लोगों में रहना जिन्हें अच्छा लगता है, जो हमेशा ग्रुप में ही निवास करना है, होते हैं चार लोगों से रहता है, अकेला रहता है और पढ़ने लिखने में तेज होते हैं। अब आपके घर में यदि बच्चे हों तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि जो बच्चे अकेले ना रह सके, उन्हें हमेशा बाहर घूमना है, लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लें, लोगों को जिसे हम कहते हैं ना बहुत जल्दी पटा लेते हैं और उनसे बातें करना चालू कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों से मिलने में डर लगता है, उन्हें लगता है इससे मैंने बात करना चालू की और इसने बात नहीं की तो ये इंट्रोवर्ट की विशेषता है। और एक्सट्रोवर्ट कोई भी नहीं जानता होगा तो भी ये अपने वहां पे जाके मित्र बना लेते हैं, वहां जाके अपनी बात चालू कर देते हैं और लोगों को प्रभावित कर देते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी होती है। प्रियंका, क्लियर हो गया ना? इंट्रोवर्ट जहां यस, दूसरों के यस सर। साथ उठने बैठने में डरता है, वहीं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, वह लोगों के बीच में बैठता है, उसे अकेले बैठने में दम घुटता है। वो दो लोगों के बीच में बैठेगा और वहां पर भी सब चीजों का लीड करने लगेगा, नेतृत्व करने लगेगा, लोगों को समझाने लगेगा, लोगों की बातों में मशगूल हो जाएगा। और इतना हो जाता है, आपने कई बार ट्रेनों में देखा होगा कि वह व्यक्ति उतरने लगता है ना ट्रेन में से, तो फिर लगता है यार हमारा ये था तो ना टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा था, अब ये जा रहा है, अब ना 2 घंटे का सफर और है, कैसे कटेगा। तो इतना उनका अट्रैक्शन होता है। तो यही एक गुण है जो लीडरशिप का गुण है। मतलब वो ट्रेन का व्यक्ति आपको ना तो खाने के लिए दे रहा है, ना पीने के लिए कुछ दे रहा है, ना कुछ 1 रुपए आपके लिए दे रहा है, फिर भी वो इतना हितैषी क्यों हो गया? केवल बोल के ही हुआ है ना, केवल आपसे बात करके ही हुआ है। इसके अलावा उसने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया आप पर। जैसा हमने 1 रुपए खर्च किया है इसलिए आप उसके मुरीद हो गए हैं, या आप उसके पिछलगू हो गए हैं, या आप उसको फॉलो करने लगे हैं। तो जो पर्सनालिटी है, ये युंग भी कहता है कि जो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट, जिसे उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं, ये जन्मजात ही होती हैं। इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट रहता है, और जो एम्बीवर्ट पर्सनालिटी होती हैं ये एम्बीवर्ट ही रहती हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। और इसमें जो लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट में, वो होते हैं दार्शनिक प्रकृति के लोग, वैज्ञानिक होते हैं, समाज विज्ञानी होते हैं, ये इंट्रोवर्ट ही होते हैं। यही कारण है कि अब्दुल कलाम से पूछा कि भाई सर आपने शादी क्यों नहीं की? आपको पता है, बच्चों के एक बार वो कुछ मीटिंग में गए थे अब्दुल कलाम जी, और वहां एक बच्चा था, तो वो बोलता है सर आपने शादी क्यों नहीं की? अब्दुल कलाम ने कहा था कि मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी शादी की उम्र निकल गई। अब्दुल कलाम ने क्या बोला कि मुझे पता ही नहीं लगा भाई साहब कि मेरी शादी की कब उम्र आई और कब मुझे शादी करनी चाहिए कि शादी होनी चाहिए, और वो शादी की उम्र निकल गई। आप सोच सकते हो कोई इतना भी इंट्रोवर्ट हो सकता है? इतना इंट्रोवर्ट है कि उसे याद ही नहीं रहा कि शादी होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है इंट्रो, और यही कारण है वो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए कि आज देश उन पर नाज करता है। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जानता है। तो
इंट्रोवर्ट की ये विशेषता है कि वो ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, और यदि वो सब यही चूल्हा चौके के चक्कर में पड़ गए होते ना शादी करने के बाद, तो जा बेटा पहले आज ना चावल खत्म हो गए, आज गेहूं खत्म हो गया, कल ऑयल खत्म हो गया है, और सब्जी और दूध की व्यवस्था करो, तो कोई इतना बड़ा सोच पाता, इतने घोर अनुसंधान कर पाता? पॉसिबल था? बोलिए। यही हम इसी चूल्हे चक्के के उसमें लग गए होते ना, तो फिर ऐसी व्यवस्था कर पाते कि हम देश हित के लिए इतना सोचते, 24 घंटे वहीं डिवोट कर देते? पॉसिबल थे? बताइए आप लोग। नो सर। पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यदि वो सब, आप सोचो कि यदि आपको ना दिमाग इसी चीज के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए कि आपको सब्जी लेकर आनी है, आपको दूध लेकर आना है, कल राशन खत्म हो गया, कल ये खत्म हो गया, कल वो खत्म हो गया, वो बंदा मिसाइल बनाएगा कि टमाटर ढूंढ के लाएगा बाजार से, और उसके बावजूद भी ना आज ये सड़े टमाटर आ गए, आज ये ना सड़ा कद्दू आ गया है, ये खराब है, ये 2 दिन में खराब हो जाएगा। बंदा सोचेगा कैसे? तो ये इंट्रोवर्ट होता है ना, वो कुछ अलग ही प्रकृति के होते हैं, तो ये 4 लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं करते। इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, ये ज्ञान के प्रेमी होते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये समाज प्रेमी होते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पटाना जानते हैं। आपने भी देखा होगा ना, शादी विवाहों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे कुर्सी लेकर अकेले ही बैठे रहते, पूरी शादी हो जाती है, उनके बीच में कोई नहीं बैठता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब उन्हें अकेला बिठा दो तो ना कहते ना हमारा घुटने लगा, दम घुटने लगा। सुना है आप लोगों ने? वो अकेले नहीं बैठ सकते, अकेले रुक नहीं सकते, वो दूसरे की जान ले लेते हैं कि यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया हो तो। समझे? तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की विशेषता होती है कि वो जन्म से ही लोगों को लीड करना चाहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि भले उनमें कोई क्वालिटी ना हो, फिर भी लोगों को प्रभावित करते हैं, और नेताओं की यही क्वालिटी होती है, आप लोग भी जानते होंगे। नेता कितने बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी एक हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने लाख करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, पता है? 1 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ की, सॉरी। और 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसी को 1 रुपए तक नहीं दिया और घोषणा हो गई। किसी को बताया तक नहीं साहब ये 20 लाख करोड़ किसको कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। कुछ लगा तो नहीं ना, घोषणा कर दी। लोग चुनाव जीत गए घोषणाएं करके, कुछ लगा उनका? सबके बिजली के बिल माफ होंगे, सबका ये माफ होगा, वो माफ होगा, सबका सब कुछ लग रहा है, और उसके चक्कर में भी वो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री भी बन गए। तो एक्सट्रोवर्ट के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, पर इंट्रोवर्ट के लिए एक झूठ बोलना हो तो 50 बार सोचते हैं। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस दिन आपको लेट पहुंचते हो ना, विद्यालय जा रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, लेट हो, तो दिमाग में चलने लगता है यदि उन्होंने पकड़ लिया, प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल फिर क्या बोलेगी, फिर उनसे क्या बोलना है, ये पूरी उधेड़-बुन चलती रहती दिमाग में। ये इंट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट कहता है मिलेंगे तो देख लेंगे, जो दिमाग में आएगा बोल देंगे। समझ में आ रही बात? ये कुछ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के काम है जो मैंने आपको साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बताए। चलो पॉइंट पे फिर से आते हैं। तो ग्रेट मैन की जो थ्योरी है, वह ग्रेट मैन की थ्योरी कहती है कि जो नेतृत्व है ये जन्मजात होता है, व्यक्ति जन्म से ही कार्य कुशलता लेकर पैदा होता है, और वो इस तरीके से समाज को लीड करता है, या लीड करने की जो क्वालिटी होती है ये उसके जन्म से ही निहित होती है। ठीक है? तो उसकी बातों में, मतलब उसके जो अंदर ऐसी कुशलता होती है जिसे हम कहते हैं करिश्माई जादू करता है, वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसे सम्मोहन कहा जाता है, कि वो ऐसा बोलता है सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं। आप देख लो नेताजी अपने एक हैं, यदि उनका भाषण आए तो लोग टीवी पे फिल्म देखना बंद कर देते हैं, केवल न्यूज चैनल चलता है। ये करिश्माई उनकी ताकत है, माने बोलने की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है उन्होंने, उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। आप किसी भी नेता को देख लो, उन्होंने लाख गुनाह किए हों, और यदि वो टीवी पे आ रहे हैं
तो उन्हें कभी डर नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने तो ये जुर्म किया है, उसके बावजूद भी ये सिद्ध कर देते हैं ये हमारा नहीं, ये अपोजिट पार्टी का किया हुआ काम है, ये हम पे लांछन लगाए गए हैं, ये हम पे आरोप लगाए गए हैं, हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने तो ऐसा किया नहीं, बल्कि वो सामने दिखा रहा है कि देखो तुमने ऐसा कहा और इसका मतलब ये निकला और यहाँ दंगे हो गए। उसके बावजूद भी वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मैंने ऐसा किया, प्रूफ होने के बाद भी। तो इसको बोलते हैं उनका आत्मविश्वास होना, भले वो नेगेटिव है पर आत्मविश्वास इस तरीके का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता के लिए इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो सोशल आईक्यू अच्छा होता है। दोनों में अंतर क्या है? आपने नाम सुना? एक होती है आईक्यू इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस और एक होता है एसक्यू सोशल क्वेश्चंस। नाम सुने ये? अरे बोलो भाई, एमएड वाले स्टूडेंट्स हो, ऐसे चुप मत हुआ करो। आईक्यू नाम सुना और एसक्यू नाम सुना? नहीं? बरखा मौर्य, किरण यादव, कुछ बोलो भाई, हो कि नहीं? आईक्यू और एसक्यू नाम सुना? प्रियंका? सर आईक्यू सुना है सर, और ईक्यू सुना है, इमोशनल। एसक्यू नहीं सुना सर मैंने। चलो ठीक है। तो एक एसक्यू भी होता है और एक और एसक्यू होता है, जिसे सोशल, एक को सोशल इंटेलिजेंसी कहते हैं और एक को सोल इंटेलिजेंसी कहते हैं। सोल मतलब आत्मा, है ना, जिसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। ठीक है। ईक्यू मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, आप किस चीज के लिए कितने संवेगों का प्रयोग करते हैं, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है। और एसक्यू में सोशल इंटेलिजेंसी होती है कि एक व्यक्ति कितना सोशलाइज्ड है ना। और जितना व्यक्ति सोशलाइज्ड होता है उतना ही व्यक्ति, कहना चाहिए ना, मृत्यु दर कम होती है समाज की। आपको पता है ना, पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो गांव की चौपाल पर बैठते थे, है ना, किसी पेड़ के नीचे, नीम का या बरगद का पेड़ होता था, उसके नीचे चबूतरा बना होता था और चबूतरे पे जाके बैठते थे। और जिसे जो समस्या होती थी लोग वहां कहते थे, घंटों बैठते थे, बातें करते थे और रिलैक्स होकर घर जाते थे। पहले आप देखो किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं होता था, कोई भी व्यक्ति टेंशन नहीं होता था। इवन कि घर में ना लड़की की शादी है और वो बेचारा टेंशन होती थी कि अब क्या करेंगे, तो समाज के जो मुखिया होते थे या जो चौपाल पे बैठे हुए लोग होते थे, ये अपने घर से सामग्री निकाल के उसकी शादी करवा देते थे। चल भाई करवा लो, मेरी तरफ से ना 1 बोरा गेहूं ले लो, मेरी तरफ से ना 20 किलो चावल ले लो, मेरी तरफ से ना 5 किलो दालें ले लो। तो 4-5-6 लोग मिलके करवा देते थे और उसकी शादी हो जाती थी। आज ऐसा होता है? आज ऐसा होता है? आप टेंशन में हो, मरते No, sir. रहते, उधड़-बुन करते रहते, इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझसे ऐसे बोला। अभी एक ताजी रिपोर्ट के बारे में यदि मैं बताऊं एसक्यू से रिलेटेड, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की 25 साल पहले जितने तलाक के मामले नहीं आते थे, 25 साल पहले भारत में तलाक होती ही नहीं थी, तलाक का कोई कंसेप्ट ही भारत में नहीं था। कभी कभार कोई एक आध ऐसे केस होते थे, और विगत 25 सालों से इतने केस तलाक के कोर्ट में आ रहे हैं जो कि अनगिनत हैं। सबसे ज्यादा केस आपस में आ रहे हैं और पता है किसके? पति पत्नी के बारे में। पति की पत्नी से नहीं बन रही, पत्नी की पति से नहीं बन रही, अथवा पति को पत्नी पर डाउट हो गया अथवा पत्नी को पति पर डाउट हो गया। वो इसका मोबाइल चेक करता है, वो उसका मोबाइल चेक करता है। यदि वो फोन आए और उठ के बाहर चले जाए ना, कोई भी पति हो या पत्नी हो, तो दोनों के कान खड़े हो जाते, क्या बात हुई? आके पूछा जाता है किससे बात कर रहे थे। इसका मतलब है आपस में दोनों का विश्वास ही खत्म होने लगा। और यही कारण था कि लोग आपस में तलाक ले रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बन नहीं रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और आज की 20 साल पहले या 25 साल पहले या हमारे जो माता पिता हैं, आप उनको देख लीजिए, अभी भी इतना आपस में आदर और सम्मान के साथ जीते हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि सुबह ना 7 साढ़े 7 बजते हैं,
मम्मी बीमार भी होंगी ना तो भी उठ के कहती नहीं पापा के चाय का समय हो गया, उनको चाय देनी चाहिए। मतलब ये सारे के सारे जो गुण हैं ये पहले इतने अच्छे थे, मतलब सोशलाइज्ड थे। लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन सोशलाइज्ड थे। लोग कम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे या जुड़े ही नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी आपस में इतने अच्छे से व्यवहार था और कभी भी ये केस नहीं आते थे। लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, लेकिन पूरे घर से जो लड़की होती थी या बहू होती थी पूरे घर से लड़ लेती थी, पर हस्बैंड से नहीं लड़ती थी, उससे तो अपनी बातें सुनाती थी। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन्होंने मुझसे ये बोला, उन्होंने ये बोला, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, पर ये नहीं कहती थी कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। समझ में आया? फिर से ऐसा क्यों होता था और अब ऐसा क्यों होने लगा? इसके पीछे कारण है क्योंकि पहले बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर वो घर के बाहर बहस करके आती थी और एक अपना जो सहारा होता था उसके साथ जाके ना वो सब घुल मिल जाती थी और अपने दुखड़े व्यक्त करती थी, है ना? और अब केवल वो घर में अकेली रहती है, अकेले ही निवास कर रही है। अब लड़े झगड़े तो किसके साथ लड़े? तो किससे लड़ती है? अब आप समझ गए होंगे। और यही कारण है कि ऐसे केस वृद्धि होने लगी, लोग मर्यादा विहीन होने लगे। पहले जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो पूर्ण मर्यादा के साथ रहते थे, कभी पति पत्नी की मर्यादा भंग नहीं होती थी। और अब बंदे दो ही रहते हैं घर में, तो जैसे चाहे उठो बैठो, क्या फर्क पड़ता है? और यही कारण है कि जो इतना भी सीक्रेट था वो सब ओपन हो गया, तो सीक्रेट कुछ बचा ही नहीं ना छिपाने के लिए। चलो, तो अंतोगत्वा हम ये कहते हैं कि जिसकी एसक्यू अधिक होता है वो उतना ही सोशलाइज्ड होता है। जिसका एसक्यू अच्छा होता है, सोशल इंटेलिजेंसी होती है, उसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता अच्छी होती है, उसकी लैंग्वेज अच्छी होती है, उसके बोलने का तरीका अच्छा होता है, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटी हो या नहीं, दिखावा बहुत अच्छा करता है। और आपको पता होना चाहिए समाज में इसकी ही आवश्यकता होती है कि आप कितना अच्छे से लोगों को ट्रीट कर लेते हैं, कितने अच्छे से बिहेव कर लेते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता आप अपने घर में कैसे रहते हो, हमें इससे मतलब होता है कि आप कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। देखो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अथवा और कोई अभिनेता हो, हम ये अभी ये या पर्दे पर आते हैं तो हम इनको भी देख देख कर तालियां बजाते हैं, पर आपको पता है इनकी सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, ये इतने अच्छे सोशलिस्ट नहीं है। एक एक व्यक्ति ना लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, घर में कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, और उसी व्यक्ति का 3 बार घर उजड़ चुका होता है। आमिर खान को आप देख लीजिए, बंदे ने तीसरी शादी की, क्यों? बनी नहीं आपस में ना। और वही व्यक्ति जब फिल्म में आता है तो कितना अच्छा रील रोल मॉडल प्रस्तुत करता है, दुनिया यस सर, से सुशांत बचाकर। सिंह राजपूत का भी वही केस था। उसने सुसाइड कमिट किया, और जबकि छिछोरे मूवी में उसने सुसाइड के लिए कितना अच्छा करना मैसेज दिया करने था। के लिए प्रेरित किया। वो मैं यही बताना चाहता ना। तो इनका जो बाह्य पक्ष माने हम यदि उसको याद करते हैं तो याद करने का उसकी फिल्म में है, उसका जो दिखाया गया है, निभाया गया कैरेक्टर है, उसको हम देखकर प्रभावित होते हैं, पर वास्तव में वो ऐसे नहीं है। पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं। मैंने सुशांत सिंह यदि नहीं मर रहे होते तो हम तो यही कहते ना कि इन्होंने कितनी अच्छी छिछोरे में कितनी अच्छी बातें कही कि लोगों को सुसाइड नहीं करने चाहिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और सबके जीवन में आते हैं और हमें उसको फेस करना चाहिए। आप कहाँ से भागकर कहाँ तक जा सकते हो, है ना? तो ये कुछ सोशियोलॉजी के, तो हमें जो नेतृत्व है या हम नेतृत्व कर रहे हैं या हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। हो सकता है हम इंट्रोवर्ट हो, 4 लोगों के बीच में उठने बैठने में हमें डर लगता हो कि वो क्या कहेगा, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बात का उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इन्हें इससे ये इंट्रोवर्ट की विशेषता हो सकती है, हम इंट्रोवर्ट हों, पर इंट्रोवर्ट के साथ में हमें ये गुण भी विकसित करना चाहिए, है ना? यद्यपि ग्रेटमैन ने ये नहीं कहा कि आप ये गुण विकसित कर लोगे, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमें भी समाज में रहना है ना? और समाज को यदि लीड ना करें तो कम से कम अपने परिवार को तो हमें लीड करना ही है। तो ये गुण भी हमें विकसित करना चाहिए कि हमें भले क्वालिटी ना हो पर घर को लीड करने वाली क्वालिटी तो हमें भी विकसित हो जाए, ठीक है ना? तो ग्रेट मैन की यही
जो एसक्यू वाली बुद्धिमत्ता है ये हमें विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या होता है आप बताओगे? सामाजिक कौशल जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता होगा? अच्छा कोई ऐसे बताइए, वैसे क्लास खत्म होने वाली है आधा मिनट के अंदर, आप में से कोई बताइए किसे आप सोशल स्किल कहोगे? किसे हम सोशल स्किल कहेंगे? बताओगे आप लोग? एक कोई सामाजिक गुण जिस सर बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी। ये क्या एक ही एक बात बता रहे हो? क्या बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी क्या होगा सोशल स्किल में? आपको बताओ एक उदाहरण के माध्यम से, कोई एक उदाहरण जिससे आपको लगेगा हाँ ये चीज आपको प्रभावित करेगी, जिसे कहेंगे ये बंदा सोशलाइज्ड है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, देखो आप थोड़ा सा अधिक काम करके देखो, माने जहां आप 4 लोग खड़े हो ना, 4 लोगों में थोड़ा सा काम आप अधिक करो, ज्यादा करो, लोग आप पर इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, कहेंगे भाई बहुत काम करता है। लोगों के सोने के बाद आप सो, लोगों के विचार बन, जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो ना, ट्रेन में जाते हुए सबको खाना खिलाने के बाद आप खाना खाना तो आपको भी खाना है, पर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे? यार हाँ यार बहुत काम करती है, भाभी को देख लो साहब, सबको खाना खिलाने के बाद बंदी खाना खाती है। भाई साहब को देख लो, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब के ऊपर है, और भाई साहब ऐसा नहीं कि सब पूरे ही काम करते हैं, वो भी अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद तक वो खड़े रहते हैं, और उसका इंप्रेशन ये होता है कि लोग प्रभावित होते हैं, प्रशंसा करते हैं। अच्छा अब बताओ एक बात, लोग स्वार्थी क्यों कहते हैं एक दूसरे को? बताइए, लोग स्वार्थी क्यों कहते हैं कि ये स्वार्थी है? क्या कारण जो व्यक्ति सिर्फ अपनी भलाई के लिए जीता है, कहने उसे के किसी और बारे से में कोई जो मतलब सोचते नहीं। हैं। इसको ही कहेंगे ना स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचेगा, तो ये सोशलाइज्ड क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब है स्वार्थी जिसे हम कहते हैं ना, वो स्वार्थी होना ये सोशलाइज्ड क्वालिटी नहीं है। और जो स्वार्थी नहीं है, यदि आप इसको देखोगे किसके हम कहेंगे कि ये स्वार्थी नहीं है, तो आप इसके अंतर्गत